सभी भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमको प्रभावित करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा पूरा ब्यौरा लेते हैं कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर। यहाँ पर जो लोग B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक नहीं मानते उनके लिए इस वीडियो में रत्ती भर भी जगह नहीं है, वो यहाँ से जा सकते हैं। अपना टाइम इस वीडियो को देखकर ख़राब ना करें। और भारतीय संविधान में आर्टिकल हैं 395। लिखने वाला B.R. अम्बेडकर, जो संविधान का जनक, संविधान का निर्माता, संविधान का पिता जिसे कहा जाता है। और भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। पहले थी 8 और वर्तमान में है 12। 4 अनुसूचियों को ऐड किया गया। भाग की बात करेंगे तो भाग हैं वर्तमान में 22। भाग के अंदर अगर भाग जुड़ेगा तो उसका क्रम नंबर नहीं बढ़ेगा। किसी पुस्तक में मिलते हैं भाग 25, मगर भाग के अंदर भाग जुड़ेगा तो उसका क्रम नहीं बढ़ेगा। तो क्रम के अनुसार भागों की संख्या कितनी है? 22 है। आते हैं हम अपने सबसे पहले आर्टिकल पर। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ ए स्टेट। भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी बताए गए हैं। क्या? 28 राज्य और 8 यूटी। कई भाइयों को तो ये नहीं पता होगा कि वर्तमान में यूटी 8 हैं या 9। तो ध्यान रखना, वर्तमान में राज्य हैं 28 और यूटी हैं 8। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि कोई भी राज्य भारत में प्रवेश कर सकता है, मगर प्रवेश करने के बाद भारत से जा नहीं सकता। जैसे 34वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पहले सहराज्य बनाया गया, उसके बाद सब नॉर्मल रहा तो 35वां संविधान संशोधन अगले साल 1975 में आया। और 1975 में क्या हुआ? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम अगर जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। पहले आ तो सकता है मगर जा नहीं सकता कोई भी राज्य। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन। जैसे केरल का अभी नाम हुआ केरलम। क्या? केरल का केरलम। तो किस आर्टिकल के तहत हुआ होगा? आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, इन तीनों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। ध्यान रखना, आर्टिकल 4 दिखाता है किसे? संसद को, कि 1, 2, 3 आर्टिकल पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। आगे चलेंगे 4 से 11 तक। 4 से 11 भाग आता है 2। इसमें बताई गई है क्या? नागरिकता। क्या बताई गई है? नागरिकता। ध्यान से सुनना, आर्टिकल 5 कहता है कि जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ, वो डेट क्या थी? 26 जनवरी 1950। जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय जो भारत के नागरिक थे वो भारत के नागरिक हैं, ये कहता आर्टिकल 5। 6, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे वो लोग भारत के नागरिक हैं। कुछ लोग कहते हैं ना पाकिस्तान से कैसे आए और कैसे नागरिक बन गए, तो सुन लो, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे वो लोग भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल 7 कहता है जो लोग पहले पाकिस्तान गए, भारत से बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत आए, वो लोग भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल 9, इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आर्टिकल 9, अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही यानी अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहता है। और आर्टिकल 11, 4 की तरह जितने भी आर्टिकल हैं 5 से 10 तक, इन सभी पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। आर्टिकल 11 में किसको अधिकार दिया गया है? संसद को। अब आते हैं हम आर्टिकल 12 से 35 तक जाएंगे तो क्या है? ये हमारे मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। और यहाँ इन्हें सुनकर आपको मज़ा भी आएगा, आपका दिमाग भी खुलेगा। मैं सरकार को क्रिटिसाइज़ भी करूँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि संविधान में जो लिखा हुआ मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा।
आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा, और इसी में है विधि शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा क्या होती है? राज्य शब्द की परिभाषा है कि सरकार के द्वारा किसी भी संस्था का, किसी भी प्रकार की संस्था का स्थापित की गई और उसका संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो वो क्या है, किस में आएगा? वो राज्य शब्द में आएगा। आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन, यानी संसद या फिर न्यायालय, यहाँ मेन है न्यायालय, न्यायालय के द्वारा कोई वो दिया गया था फैसला, किसी भी प्रकार का फैसला दिया गया, अगर न्यायालय चाहे तो उस पर पुनः विचार कर सकती है, यानी दोबारा से उसे क्या कर सकती है, पढ़ सकती है, वो मैंने गलत दिया था, सही दिया था, सही करने की आवश्यकता है। अगर उसमें सही करने की आवश्यकता है तो आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और कौन करेगी? न्यायपालिका। इसका आधार है आर्टिकल 13। क्या है? आर्टिकल 13 क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार आर्टिकल 13, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से ग्रहण किया गया है आर्टिकल 13। भाग 14 से हमारे प्रॉपर, कहते हैं ना प्रॉपर, 14 से 18, फिर 19 से 22 के आगे आएगा 23 से 24, ये उसमें आने लगते हैं हेडिंग्स वाले मौलिक अधिकारों में। अब बात करूँगा 14 से 18 मौलिक अधिकार की। 12 हो गया, 13 हो गया, अब 14 से 18 क्या कहता है? ये कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता के विरुद्ध अधिकार। क्या कहता है? समानता के विरुद्ध अधिकार। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि 14 से 18 कहता है समानता के अधिकार की बात करेगा। किसके? समानता के अधिकार की बात करेगा। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। कैसे? कानून की नज़र में सब व्यक्ति समान कैसे हैं? कि अगर कोई अमीर व्यक्ति वो कांड कर दे जो किसी गरीब आदमी ने किया है, तो उन दोनों व्यक्तियों को एक प्रकार की सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मान के चलो किसी गरीब ने कर दिया कोई मर्डर और अमीर ने भी कर दिया कोई मर्डर, कि दोनों पर एक जैसी ही धारा लगेगी। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति को 10 महीने की सज़ा और गरीब व्यक्ति को फांसी की सज़ा। तो ये किसके लिए? सभी के लिए समान है। और कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से, डाइसी के द्वारा दिया गया था रूल ऑफ लॉ। इसी में दूसरी बात आती है आर्टिकल 14 में ही, विधि के समक्ष समानता, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और तीसरी बात आती है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, अब ये क्या है? विधि का समान संरक्षण कहता है कि मान के चलो आप किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर 2 लाइन लगी हुई हैं, एक महिलाओं की और एक जेंट्स की, एक महिला और एक पुरुष की लाइन है। तो आप ये नहीं कहोगे नहीं मैं महिला वाली लाइन में लगूंगा, और महिला ये नहीं कहेगी मैं पुरुष वाली लाइन में लगूंगा। ये उन्हें क्या दिया गया है? विधि का समान संरक्षण, या विधि का समान संरक्षण बताने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि वहाँ पर विकलांगों के लिए लाइन अलग हो, तो विधि का समान संरक्षण किया गया है यहाँ पर। आर्टिकल 15 किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, 5 चीज़ें बताई हैं। जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मगर कुछ लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, धर्म के आधार पर करते हैं, लिंग के आधार पर करते हैं। इन सभी में ना अगर कोई कोर्ट केस कर दे तो इनमें यह रहपट लगाएगा, इन्हें यह सज़ा सुनाएगा, ये ध्यान रखेंगे जीवन भर के लिए। तो किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है तो कोर्ट जाओ, कोर्ट से फिर तो जानते हो क्या करेगा उनके साथ। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी हर किसी व्यक्ति को लोक नियोजन नौकरी पाने का समान अवसर होगा, समान अवसर पाने का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की नौकरी पा सकता है, उसे ये लोक नियोजन के अवसर की समानता बताती है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में एक बात और लिखी हुई है 16(2) करके। आर्टिकल कौन सा? 16(2) जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान,
उद्भव और निवास स्थान, दो अलग बोले हैं मैंने, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कैसे? सुनो ध्यान से। जैसे मान के चलो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली कोई वैकेंसी, अब वहाँ पर दूसरे राज्य का SC बंदा अगर फॉर्म भरेगा तो वो जनरल में भरेगा। कैसे भर रहा है? जनरल में है, दूसरे राज्य का SC में भर रहा है, जनरल में। तो निवास स्थान के आधार पर यह कहता है कि पहले प्राथमिकता उसी राज्य के लोगों को दी जाएगी, क्योंकि यूपी के जो SC हैं उनको हरियाणा या MP या फिर बिहार के बच्चों से पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये है आर्टिकल 16 का 2। उसके बाद भाग 17 अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी का अंत। अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत करता है तो उसके खिलाफ भी आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे जब अम्बेडकर जी पढ़ते थे तो उन्हें स्कूल से बाहर बैठाया जाता था, उन्हें बेंचों पर नहीं बैठाया जाता था, वो अपने घर से कट्टा चटाई लेकर आते थे, उसके ऊपर बैठते थे, पानी नहीं पिलाया जाता था। ऐसी चीज़ें लिख दी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे दलित समाज के लिए भगवान से कम नहीं है, हालांकि भगवान ही हैं। वो लोग क्या जाने जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, हमारे लिए वो वास्तव में ही क्या है? भगवान है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत कर दिया। जैसे केसर हिंद की उपाधि रविंद्र उसको मिली थी, महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारी उपाधियाँ ली गई थी नाइटहुड की, ऐसे उपाधियों, जिससे कि जो समाज में अंतर है वो ना बढ़ जाए। अगर किसी को केसर हिंद की उपाधि मिल गई महात्मा गांधी को, और वे भारतीय समाज से थोड़ा सा क्या होगा? थोड़े से कट जाएंगे, लोगों को लगेगा नहीं वो तो एक अलग उसमें चले गए हैं कि उनको क्या मिल गई है? उपाधि। इस कारण से उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। मगर यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को विदेश से कोई उपाधि लेनी पड़े तो क्या करना पड़ेगा? उसे राष्ट्रपति की परमिशन अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी। वह उपाधि ले सकता है मगर उसे परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? राष्ट्रपति की। ओके, कहाँ तक पहुँचे हम? आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 की जब हम बात करेंगे तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा किसको? गवर्नमेंट को। ध्यान से सुनना। कैसे? बस फैक्ट बताऊंगा। आर्टिकल 19 कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, यानी आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो बोलकर। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, हर कोई व्यक्ति बोलकर अभिव्यक्त कर सकता है अपने विचारों को। पहली बात, लिखकर भी आप कर सकते हैं कि आप किसी को लिखकर संबोधित करते हैं, लिखकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को। आर्टिकल 19 इस बात को कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) भी कहता है कि आपको बिना हथियारों के संघ बनाने की, यानी आप बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो, बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो। अगर इसे देखें तो ये जाएगा, सोच के देखो कि 1919 में क्या हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें बिना हथियारों के लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। मगर अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बिना हथियारों के लोग इकट्ठे होते हैं तो वो कौन सा आर्टिकल कह रहा है उनको? आर्टिकल 19(b). सी, संघ बनाने की, कोई भी संघ बनाने की उनको स्वतंत्रता है। D4, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। आप हरियाणा में घूम सकते हो, हिमाचल जा सकते हो, कश्मीर जा सकते हो, घूमने की स्वतंत्रता है। उसके बाद आता है E, कहीं भी निवास कर सकते हो। F को हटा दिया गया है। F संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर 300A में डाला गया, 300 कैपिटल A में डाला गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो कब लागू हुआ था? 1979 में लागू हुआ। यानी संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। आप संपत्ति के अधिकार को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। क्या नहीं जा सकते? कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर चले भी गए तो कोर्ट रिट जारी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? रिट जारी नहीं करेगा। आर्टिकल 19 का F हो गया। उसके बाद आता है G, आप कोई भी काम काज कर सकते हो, यानी आप कोई भी काम काज कर सकते हो, फल बेच सकते हो,
कोई नौकरी लग सकते हो, अपना व्यापार कर सकते हो। ये नहीं कि आप क्या बम बनाने लगो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जिससे समाज को कोई भी नुकसान न हो, अर्थव्यवस्था को कोई भी नुकसान न हो, सरकार को कोई भी नुकसान न हो, इस प्रकार का काम कर सकते हो। आर्टिकल 19 हमारा क्या होता है? कंप्लीट। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि संरक्षण। क्या? दोष सिद्धि संरक्षण। ध्यान से सुनना, दोष सिद्धि संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया तो उसे एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता किसी व्यक्ति ने चोरी की, उसे सज़ा मिली, फिर दोबारा से वो सज़ा ख़त्म हुई और दूसरी सज़ा उसे दे दी गई। ऐसा नहीं होगा, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल 20 में दूसरी बात क्या है कि उस व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे पुलिस रैपट मार मार के पूछती है, हाँ भाई तैने ये काम किया, वो वहाँ पर कह सकता है हाँ किया, कोर्ट में जाकर मना भी कर सकता है, बल जी मेरे से तो ज़बरदस्ती यहाँ भरवाया गया था, ये मुझे दे रैपट कूट रहे थे बढ़िया ढंग से, इसलिए मैंने वहाँ पर कहा कि हाँ ये अपराध मैंने किया है, मगर ये अपराध कोर्ट में जाकर वो कहेगा कि मैंने अपराध नहीं किया। यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जो लोग अम्बेडकर को कहते हैं ना क्या किया है, देखो उन्होंने क्या किया है, यानी पुलिस आपको मार रही है, पीट रही है, कूट रही है, छेत रही है, फिर भी आप कोर्ट में जाकर क्या कह सकते हो? नहीं जी मैंने ये काम नहीं किया। और कोर्ट किससे धमकाएगा? फिर पुलिस वालों को। इतनी ज़्यादा सोच थी उनकी कि 1950 1949 में संविधान लिख कर गए, और आज क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है, आगे कितने साल आएंगे और फिर भी संविधान ऐसा ही रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी पशु पक्षी, आर्टिकल 48 पशु के लिए कहता है, सभी के लिए काम आएंगे। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। कहाँ पहुँचे हम? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आपको ताकत देता है, आपको अपने जीवन साथी के साथ विवाह करने के लिए भी कहता है। अब सुनो ध्यान से, आर्टिकल 21 कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार। क्या? आपको जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? आपको शुद्ध पर्यावरण पाने का अधिकार। शुद्ध पर्यावरण पाने का अधिकार MC मेहता केस में कहा गया, शुद्ध पर्यावरण पाने का अधिकार। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, धूल मिट्टी उड़ती है, कोई फैक्ट्री लग गई है आपके बगल में, आपको जीना हराम कर दिया, तो आप कोर्ट जाइए। आर्टिकल 32 के तहत में, आर्टिकल 32 के तहत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसे बुलाएगी जो आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, और उसे धमकाएगी, उस पर रिट जारी करेगी और उसे वहाँ से रफा दफा कर देगी, क्योंकि आपको जीवन का अधिकार है। और जीवन के अधिकार में क्या? शुद्ध पर्यावरण का अधिकार आता है। MC मेहता केस में ये बाकायदा कहा गया। उसके बाद है नींद लेने का अधिकार। क्या? पूर्ण नींद लेने का अधिकार, यानी 6-7 घंटे की नींद लेने का आपको अधिकार है। अब ये किस केस में कहा गया? रामदेव केस में। किस में? रामदेव केस में कहा गया कि व्यक्ति को नींद लेने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी है, कोई व्यक्ति आपको सोने नहीं देता है, DJ बजाता है, रात के 12, 2, 3 बजे तक बजाता है, तो क्या करना है? कोर्ट जाइए, उसको कोर्ट धमकाएगा अच्छे ढंग से और उसकी हेकड़ी सारी निकाल देगा। ठीक है। इसी में आता है शुद्ध पानी का अधिकार। क्या? शुद्ध पानी का अधिकार आता है। जैसे कुछ राज्यों में अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आ रहा है कि कुछ राज्यों में पानी की कमी है और लोग धरती में गड्ढे खोद कर गंदा पानी निकाल रहे हैं और वहाँ से पानी पी रहे हैं। तो ये भी जीवन का एक अहम हिस्सा है, जीवन का अहम अधिकार है। पानी का अधिकार भी हर व्यक्ति को है, हर जीव को है पानी का अधिकार। तो जैसे हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं, इनके लिए भी हम जा सकते हैं, मगर आज के टाइम में क्या ही कर सकते हैं जब सभी सिस्टम ऐसा है कि वो गंगा को भी गंदी कर रही, यमुना को भी गंदी कर रही। तो पानी का अधिकार तो मिला दिया, कर दिया, बराबर हो गया, यहाँ पर काम तमाम सब कुछ का बंटाधार कर दिया। उसके बाद क्या आता है? निजता का अधिकार। जैसे निजता का अधिकार, आप कुछ निजी रख सकते हो चीज़ों को। कहीं पर आपको मांगा गया कि किसी काम के लिए आप कोई एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पर आपका आधार कार्ड मांगा गया, तो आपको निजता का अधिकार है, आप वहाँ पर आधार कार्ड मत दो, कोई और यूनिट, कोई और आई कार्ड वहाँ पर दे सकते हो, जैसे पैन कार्ड वगैरह, जो भी आप चाहते हो, जो आप छुपाना चाहते हो छुपा सकते हो। निजता का अधिकार पुट्टू स्वामी केस में कहा गया। उसके बाद आता है समलैंगिक अपराध नहीं। क्या? समलैंगिक अपराध नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि एक लड़का एक लड़के के साथ रह सकता है, एक लड़की एक लड़की के साथ रह सकती है, यानी समलैंगिक अपराध नहीं है। नवतेज कौर केस में ये कहा गया, नवतेज कौर केस में ये कहा गया। आगे चलता हूँ, इसी में आता है कि जीवन साथी का अधिकार। आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, आपको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, आपको अपना जीवन साथी चुनने का पूरी तरह से क्या है, अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है आपके घर वाले मना करते हैं कि हम इससे शादी नहीं करने देंगे, तो आप कहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट उनको सुधारेगा। क्या काम करेगा, सुधारने का काम करेगा, उनको समझाएगा, सुधारेगा, जैसे वो मानेंगे उस मानेगा, अगर प्यार से नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई से मानेंगे। उसके बाद क्या होता है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 आ गया। क्या, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 कहता है, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 22 कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। अब कैसे, अगर पता लगे कि ये व्यक्ति अपराध करने वाला है तो संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करने के बाद में उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, मगर उस 24 घंटे में आने जाने का समय ऐड नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, आने जाने का समय ऐड नहीं किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यही था आर्टिकल, यही था 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। क्या आया था, अंग्रेज़ों के टाइम में, अंग्रेज मान भाई हो सकते हैं। 1919 में क्या आया, रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने कहा था शैतान का कानून, और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि काला कानून। कैसा था कि इस कानून के तहत में क्या था, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उसे कहाँ पर मुकदमा चलाया जा सकता था उसके ऊपर, और 2 साल तक उसे कहाँ, जेल में रखा जा सकता था। कहाँ रखा जा सकता था, जेल में। ऐसे ही ये आर्टिकल है, आर्टिकल 22 भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसे पकड़ो, संदेह के आधार पर जेल में डाल दो, मुकदमा नहीं होगा कुछ समय के लिए। क्या नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा। आर्टिकल 22, आर्टिकल 23-24, आर्टिकल 23-24 यहाँ पर बदलेगा। क्या, बस हेडिंग बदलेगी ऊपर वाली, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी, आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, किसी भी महिला से वैश्यावृत्ति नहीं करवा सकते। इसमें लिखा है कि वैश्यावृत्ति करवाना अपराध है, मगर वो करे अपनी इच्छा से तो अपराध नहीं है। वैश्यावृत्ति कराना अपराध है। अंगों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ा, उसके अंगों को बेच दिया, अंगों का क्रय विक्रय नहीं होगा। ये आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 में थोड़ा सा आपको यहाँ मज़ा आने वाला है। अभी सोशल मीडिया पे हाल ही में एक व्यक्ति, वो शायद नेता है, जिसके द्वारा क्या किया गया है, IPL खेल रहे RR के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई, और वो ये थी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने नहीं दिया जाएगा। ये हेडिंग है कि कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा 14 साल से कम बच्चों को, मगर उन्होंने केस कर दिया कि ये 14 साल से कम का है, इसे IPL नहीं खेलना चाहिए। यानी वो इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, कारखानों से कर रहे हैं कि जो IPL है वो कारखानों के समान है। इन मूर्खों को ये बताओ कि आप शिक्षा देना नहीं चाहते, आप शिक्षा से नौकरी देना नहीं चाहते, और आप चाहते हो कि वो बेरोज़गार रहे, कूड़ा बीने, अपना पेट ना भरे। आप पढ़े लिखों को तो नौकरी दे नहीं पा रहे, और जो लड़का IPL खेल रहा है उसे भी बेवकूफ़ आदमी IPL नहीं खेलने दे रहे। क्या नहीं खेलने दे रहे, IPL नहीं खेलने दे रहे। जितना तेरी पुश्तें पूरे जीवन में कमाएंगी, इतना वो लड़का 5-4 साल में IPL से कमा लेगा। तू उसे देखकर अपने ब्रेन, अपने हार्ड मांसने मत जला मूर्ख आदमी, वो खेल रहा सही, तेरा भी होगा कल्याण। तो आर्टिकल 24 कहता है कि उद्योगों में, केवल उद्योगों के लिए, उद्योगों में, कार्मिकों में कि उद्योगों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने नहीं दिया जाएगा। ऐसा अगर तू भला आदमी है तो, चाहे छोटे छोटे बच्चे बेचते हैं, जब तू कहाँ है, क्या करता है, दल्ला। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 से 28 की बात करेंगे, आर्टिकल 25 से 28 की बात करेंगे तो क्या आएगा, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में हो गया। उसके बाद में आता 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 ध्यान से सुनना,
कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो कहे कि आप हिंदू हो नहीं मानोगे हिंदू धर्म को, आप मुस्लिम हो नहीं मानोगे मुस्लिम धर्म को, आप सिख हो नहीं मानोगे सिख धर्म को। तेरे बाप की औकात भी नहीं है कि इस रोक सके। संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 इस बात को कहता है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। सिख अपना कृपान धारण कर सकते हैं, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। आप उन्हें कृपान धारण करने से नहीं रोक सकते। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 26 विशेष प्रबंधन करता है धर्म के लिए विशेष प्रबंधन। और आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म के लिए कर वगैरह नहीं लिए जाएंगे, जैसे प्राचीन काल में फिरोज तुगलक और औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लिए जाते थे, ऐसे नहीं लिए जाएंगे। आर्टिकल 28 कहता है कि जो सरकार के द्वारा संचालित संस्थाएं हैं उनमें धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। किस में नहीं पढ़ाया जाएगा? धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। आगे ये हो गया हमारा 28 तक। अब 29 से 30 कहता है संस्कृति का अधिकार। क्या है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, दोनों साथ में, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, मैंने बोले 7, इसमें से हिंदू को हटा दो, बाकी 6 कौम कैसी हैं? ये अल्पसंख्यक हैं। इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। क्या? अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अगर कोई ये कहता है ना कि आप इस धर्म को नहीं मानोगे, आप उस संस्कृति को नहीं मानोगे, तो भाई कोर्ट जाइए, कोर्ट इनमें यह उल्टे करके इनमें यह जूता मारेगा और आप अपने धर्म को मान सकते हैं। अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को बनाए रखने का आपको अधिकार है। हो गया आर्टिकल 29। 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी संस्थाओं की, यानी धर्म, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं। यानी स्थापना कर दी और उनका संचालन की देखभाल कीजिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाया गया। मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ पर डाला गया? 300A में डाल दिया गया, जिसे विधिक अधिकार बनाया गया। अब ये चीज़ कैसे आई कि इसे यहाँ से हटाया, मौलिक अधिकार बनाया, ये फलान ढिकान कैसे आया? तो 1 मिनट आराम से सुनिए। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कुछ अंधभक्तों को तो साले इसमें भी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि 2014 में आज़ाद हुए। किसमें? 2014 में। सुन लो मेरी बात आराम से। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। जब आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा ज़मीन थी किसके पास? जमींदारों के पास। अब जमींदारों ने क्या किया? जैसे ही आज़ाद होते हैं तो उन्होंने किसानों को, कोई ज़मीन उनके पास नहीं थी किसानों के पास, तो उन्होंने किसानों से अपनी ज़मीन ले ली। वो उनको वहाँ पर खेती बाड़ी भी करने नहीं दे रहे थे। अब हुआ क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सारी ज़मीन जमींदारों के पास है तो किसान कहाँ जाएंगे? इतने 32, 87, 263 जो क्षेत्रफल है इसी में से ही दे सकते हैं इनको। तो कानून बनाया गया, भूमि सुधार कानून बनाया गया। भूमि सुधार कानून के तहत जमींदारों से ज़मीन ले लेकर किसे दी गई? किसानों को दी गई। क्या? किसानों को दी गई। अब ये तो सभी को मालूम था कि संविधान, भाई संविधान में क्या सिस्टम चल रहा है। संविधान की प्रक्रिया तो पहले से ही चल रही है कि सभी को पता था कि इसके लिए मौलिक अधिकार है और इसके लिए कहाँ जा सकते हैं? संपत्ति के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट रेट जारी करेगा। अब कोर्ट रेट जारी कर देता तो संपत्ति का अधिकार को जमींदार अपनी ज़मीन को वापस लेने के पूरे हकदार थे। अब पूरे हकदार थे तो तभी तो इस आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकारों से हटाया गया और विधिक अधिकार 300A में डाला गया, जिससे कि जमींदार अपनी ज़मीन को वापस न छीन सकें। क्या? वापस न छीन सकें। ठीक है ना? आगे बात समझ में। 31 आर्टिकल 32 संविधान में आर्टिकल 395 है, जिनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे संविधान के जनक, संविधान के निर्माता, संविधान की जननी BR अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है? ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। और वहीं हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर 6 प्रकार की रिट जारी करेगा। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। एक कर रहा 5 प्रकार की और एक कर रहा 6 प्रकार की। अगर प्रश्न में आए कि
रिट जारी करने के मामले में ज़्यादा शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो ज़्यादा पावर किसको है, हाई कोर्ट को है, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों पर कर सकता है, वो भी 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और वहाँ कर रहा है वो 5 प्रकार की, सुप्रीम कोर्ट। अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है कौन, हाई कोर्ट, मगर सुप्रीम कोर्ट केवल 5 ही रिट जारी करेगा, और वो भी मौलिक अधिकारों के ऊपर। सबसे पहले रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कार्पस कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, अब उसके घर वालों को नहीं पता, गिरफ्तार करके हमारे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उन्हें कहाँ पर रखा गया, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कोर्ट से ले सकते हैं, और कोर्ट से लेंगे तो उन्हें सशरीर उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको आर्टिकल बताया था, कौन सा, आर्टिकल 20 के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं, आर्टिकल 22 के तहत संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार तो कर लेंगे, मगर उसे मजिस्ट्रेट के सामने ना लाएं तो वो रिट ले सकते हैं कोर्ट से। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ये कहती है कि उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा। ये पुलिस की प्रति कोर्ट लगा सकता है। आर्टिकल 32 की पहली रिट। दूसरी है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। कोई व्यक्ति था, कोई भी हो सकता है, वो अपना काम अगर सही ढंग से नहीं कर रहा है तो परमादेश रिट जारी की जाती है कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपना काम करिए या ये काम करिए, ठीक है। उसके बाद आता है को वारंटो को कहते हैं अधिकार परीक्षा, यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा, मान के चलो मैं मास्टर हूँ, मैं क्या हूँ, मास्टर हूँ, और मैं हूँ 8 से 6 तक का मास्टर, और मैं पढ़ा रहा हूँ +2 क्लास को। अब कोई मेरी शिकायत कर दे तो कोर्ट रिट जारी करेगा कि जितेंद्र के खिलाफ कि आप कैसे +2 के बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप तो 6 से 8 तक के मास्टर हो। कोर्ट ने पूछा, अधिकार परीक्षा लगाई मेरे ऊपर और पूछा कि आप किस अधिकार से पढ़ा रहे हो। हाँ भाई जितेंद्र आजा, बता के बात है, के मामला चल रहा हो। तो ऐसे पूछ सकता है कि आप किस तरह से +2 के बच्चों को पढ़ा रहे हो। अगर कोई अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहा है तो उसे वो ला सकते हैं वापस अपनी लाइन पर। आगे है प्रतिषेध और सरस्योरी। एक का नाम है प्रतिषेध, एक का नाम है उत्प्रेषण। प्रतिषेध ये कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी भी, जैसे मान के चलो कोई कोर्ट है, लोअर कोर्ट, अगर लोअर कोर्ट अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर जाकर काम करने की कोशिश कर रहा है, यानी जा सकता है, और ये कोर्ट को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पता लगे तो सुप्रीम कोर्ट ओए इस केस को वापस ला, तेरे क्षेत्र से बाहर है, तो ऐसे उससे मंगा सकता है, भाई साहब तेरे क्षेत्र से बाहर है, तू उसे वापस ले आ, हम देखेंगे, हमें तेरे ऊपर, ठीक है। और उत्प्रेषण क्या कहता है, उत्प्रेषण कहता है कि गए हो ये तो बाहर, क्या है, गया ये तो बाहर, अपने क्षेत्र से बाहर, यानी हाई कोर्ट है या फिर लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने कोई फैसला सुना दिया भाई अपने क्षेत्र से क्या चला गया, बाहर। यानी तालाब में गिरने से पहले प्रतिषेध का प्रयोग किया जाएगा और तालाब में गिरने के बाद उत्प्रेषण का प्रयोग किया जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। ये हो गया आर्टिकल 32। आर्टिकल 33 इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी बता देते हैं। जैसे आर्टिकल 33 कहता है कि कहीं पर मार्शल लॉ लग जाए, क्या, किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाए तो IB और रॉ जैसी जो संस्थाएं हैं, संसद इनके अधिकारों में क्या कर सकती है, कमी कर सकती है, कमी। और आर्टिकल 35 कहता है कि 33-34 के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, संसद को। तो 35 तक हो गए हैं। आर्टिकल 35 और 36 में राज्य शब्द की परिभाषा आती है, और जो किस में आती है, 12 में भी मैंने बताई, 12 में भी राज्य शब्द की परिभाषा, 36 में भी राज्य शब्द की परिभाषा, मगर 12 में क्या आती है, 12 में एक विधि शब्द की परिभाषा और आती है। उसके बाद 37 आता है, आर्टिकल 37, आर्टिकल 36 से 51 दूसरा पार्ट चलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। आर्टिकल 36 से 51 की बात करेंगे। अब ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस ध्यान से सुनते रहना। टाइम हो गया 34 मिनट 22 सेकंड, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मगर आप ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 36 कहता है कि आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की परिभाषा। आर्टिकल 37 लोक कल्याणकारी राज्य की बात करेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय।
ये कहाँ पर दिया गया है? ये नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना में भी दिया गया है। सामाजिक आर्थिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय और प्रस्तावना में भी दिया गया है। और कहाँ पर? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप जितने भी मैं नीति निर्देशक तत्व बताऊंगा आर्टिकल 36 से 51, उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये ध्यान रखना ये बात। क्या? कोर्ट में नहीं जा सकते। ये राज्य के कल्याणकारी के लिए है। राज्य चाहे तो उन्हें लागू कर सकता है और ना चाहे तो ना कर सकता है। इसमें शराब वगैरह का भी आएगा। आर्टिकल 47 में आपको बताऊंगा। 37 लोक कल्याणकारी राज्य की बात करेगा। 38 कहता है, 38 क्या कहेगा कि डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। क्या? डीपीएसपी अपरिवर्तनीय, यानी आप नीति निर्देशक तत्वों को परिवर्तन करने के लिए कहाँ नहीं जा सकते? कोर्ट में नहीं जा सकते। 39A कैपिटल ए बोल रहा हूँ, 39A कैपिटल ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। यानी आप कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सरकारी वकील आपका केस लड़ेगा। निःशुल्क आपका क्या लड़ेगा? केस लड़ेगा। मगर अब मैं यहाँ पर छोटे वाले बताने वाला हूँ। 39 स्मॉल ए यानी हर स्त्री और पुरुष को काम करने के बदले इतना पैसा मिलना चाहिए जिससे वो अपनी आजीविका चला सकते। 39B संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए कि अंतिम श्रेणी तक वो पहुँच सकें। C उनका केंद्रीकरण, यानी संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। B4 होता है उनका बंटवारा, C4 उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। D होता है कि समान कार्य के लिए स्त्री और महिला को समान वेतन दिया जाना चाहिए। क्या ये आज भारत में हो रहा? नहीं हो रहा। आप इसके लिए कोर्ट जा सकते? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है। राज्य चाहे तो इसे लागू कर सकता है और ना चाहे तो इसे लागू नहीं कर सकता। ये बात मैंने आपको पहले ही कही थी कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। आर्टिकल 39। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है ग्राम पंचायतों का गठन? ये महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे? गांधीवाद से संबंधित है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी में आपको राज्य से कहता है लोक सहायता पाने का अधिकार है। क्या है? लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 कहता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे छुट्टी लेने का अधिकार आर्टिकल 42 में है। क्या है? आर्टिकल 42 में, यानी काम की भी मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा। मानवोचित का मतलब क्या है? मानव के लिए जो उचित हो। 80 मान के चलो कोई 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, आप उसे 20 फुट औंधे गड्ढे में फावड़ा लेके कह रहे हो कि अंकल इसे खोद, तो यार वो 60 साल का है, उसे मानवोचित दशा दो काम करने के लिए। ऐसे थोड़ी है आप उसे 20 फुट के गड्ढे में ही काम कराओगे। ऊपर खुदा लो उसे थोड़ा बहुत, जैसा भी हो सकता है। मानवोचित यानी मानव के लिए जो उचित हो। 42। उसके बाद आता है क्या? आर्टिकल 44। 43 छोड़ दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सीधा सीधा से ये है कि सभी धर्मों में विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति नाम होना सभी धर्मों में कैसे होगा? एक जैसे तरीक़ा से। क्या होगा? एक जैसे तरीक़ा से होगा। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, यानी जो बाल्यावस्था के जो शेषावस्था के जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था जैसे आंगनवाड़ी वगैरह ये होते हैं, उनके लिए 45 ये कहता है। 46 कहता है कि SC और ST को शोषण से बचाने का अधिकार किसका है? राज्य का। SC ST को शोषण से बचाने का अधिकार किसका है? राज्य का। ध्यान से सुनने जाना। आर्टिकल 46 था ये। क्या है? आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कोई भी पोषण का अधिकार की बात करेगा। पहले किसकी? पोषण की। अब कोई भी राज्य चाहे तो वो अपने राज्य में शराब को, गुटखा को, बीड़ी को, सुल्फा को, गांजे को बंद कर सकता है। क्या बंद कर सकता है? अब आप कहोगे कि बंद क्यों नहीं करते? अगर देखो, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाता, कोर्ट रिट जारी करता तो बंद हो सकती थी, मगर नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। पहले ही मैंने कहा है कि अगर राज्य चाहे तो इन्हें बंद कर भी सकता है और ना चाहे तो बंद ना भी करेगा। राज्य का इन चीज़ों से फ़ायदा होता है। शराब बिकती है, खजाने में आता पैसा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, ये सब कमाल है। क्या हो गया? आर्टिकल 47। 48 आर्टिकल 48 कहता है कि
पशुपालन और कृषि की बात करेगा। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन की बात करता है। 48A कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ। 48A मूल संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है जी, जोड़ दिया। मगर 48A क्या कहता है? 48 तो बता दिया कि ये कृषि पशुपालन है, तो 48A क्या कहता है? ये कहता है पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। क्या पर्यावरण संरक्षण? आपके आसपास नदी है, कुआं है, नाला है, तालाब है, उसे यार बना के रखो, प्रकृति को बना के रखो, पेड़ पौधों को मत काटो, मछलियों को मत मारो, साफ पानी रखो, गंदा पानी आप स्वच्छ पानी में मत मिलाओ, पोखरों को साफ रखो, तालाबों को साफ रखो। ये कहता है आर्टिकल 48A। 49 कहता है कि आर्टिकल 49 कहता है कि कुछ स्मारक जो प्राचीन काल के स्मारक हैं उनका संरक्षण करने का अधिकार, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, लाल किला है, इनका संरक्षण रख रही है सरकार। तो वो आर्टिकल किसके तहत है? आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होंगी, यानी कार्यपालिका बहन जी और न्यायपालिका बहन जी एक दूसरे के काम में क्या नहीं करेंगी? आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, यानी वो उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। मगर दखल अंदाजी करने के लिए 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट NJAC लाया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। इसके तहत क्या था? इसके तहत ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें कैसे चुना जाएगा? एक समिति के द्वारा चुना जाएगा। अब है कॉलेजियम व्यवस्था के तहत इन्हें चुना जाता है, मगर इन्होंने कहा कि हम तो चुनेंगे किसके तहत? हम चुनेंगे समिति के तहत। समिति के तहत क्या समिति? इन्होंने कहा हम एक समिति बनाएंगे जिसमें 6 सदस्य होंगे, जिसमें 3 तो सुप्रीम कोर्ट से होंगे, यानी 2 न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और एक PM होगा अलग, एक PM होगा, एक विधि का ज्ञाता होगा जिसे कानून आता हो बहुत तगड़ी तरह से, कानून का ज्ञाता होगा, एक होगा विपक्ष का नेता। ये समिति बनाई थी क्या कि न्यायपालिका पर भी अपना हक जमाने के लिए इन्होंने NJAC 2014 में ही ला दिया जब सरकार आई थी। महान आदमी थे। उसके बाद आता है आर्टिकल 51। ये हमारे मौलिक, ये नीति निर्देशक तत्व का सबसे लास्ट पॉइंट है। आर्टिकल 51 में क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य। भाग 4 है। आर्टिकल 51 में क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये आपको मेरी मौखिक क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि लोग संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानें और अपने अधिकारों को मांगने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद,